नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा आपको संविधान का विषय पढ़ाऊंगा और इस विषय में आज अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना वह पैराग्राफ या वह उद्धरण जो प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में होता है, जिससे उस संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श, प्रकृति और आकांक्षा स्पष्ट होती हैं। उस पैराग्राफ को, उस उद्धरण को प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल कहा जाता है। साथियों, प्रस्तावना की शुरुआत होती है संविधान सभा के तीसरी बैठक से। संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसे आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। प्रस्तावना प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में होती है और इससे उस संविधान के लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श, प्रकृति और आकांक्षा स्पष्ट होते हैं। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसमें प्रस्तावना संविधान के बीच में है और वह है फ्रांस। दोस्तों, हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करनी है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान में हो, इस बात का विचार, इस बात की प्रेरणा हमने अमेरिका से ग्रहण की है। अर्थात प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है। और कहाँ से लिया है? अमेरिका से। विचार हमने लिया अमेरिका से। लेकिन इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो है, उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है और इस भाषा में भी प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है, हम भारत के लोग, इसकी प्रेरणा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से ली। कहाँ से? यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अर्थात संविधान में जो प्रस्तावना है, उसमें पहली लाइन है वी आर द पीपल ऑफ वर्ल्ड। वहीं से देख करके, वहीं से टीप करके हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लाइन ली वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस हम भारत के लोग से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट होती है कि भारतीय संविधान के द्वारा शक्ति का अंतिम स्रोत भारतीय जनता को बनाया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा शक्ति का अंतिम स्रोत भारतीय जनता को बनाया गया है। दोस्तों, प्रस्तावना से संबंधित दो विवाद हैं जो न्यायालय में आए हैं और जिनके द्वारा प्रस्तावना की दशा और दिशा दोनों बदली गई हैं। उनमें से पहला विवाद आया था 1960 में। 1960 में विवाद आया था। विवाद का नाम था बेरूबारी संघ विवाद। यह विवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में आया, जिसने प्रस्तावना की परिभाषा स्पष्ट की थी। यह विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच। हमारे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक स्थान था जिसका नाम था बेरूबारी। जब सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की रेखाएं बनाई गई, बाउंड्रीज खींची गई, सीमा रेखा बनाई गई, उस समय बेरूबारी का यह क्षेत्र था जिसमें से कुछ इलाका सर रेडक्लिफ के द्वारा परिभाषित करना रह गया कि ये इलाका भारत में है या पाकिस्तान में है। इस इलाके के ऊपर पाकिस्तान ने अपना दावा पेश किया। दावे को लेकर के भारत भी अपना दावा पेश कर रहा था और विवाद हो गया। विवाद सर्वोच्च न्यायालय में गया। इस विवाद की सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन से विवाद में? द बेरूबारी विवाद में, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है,
ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित की 1960 में द बेरूबारी संघ विवाद में। इस बात का एक दूसरा तात्पर्य और निकलता है कि यदि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संसद के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। जो चीज़ संविधान में है ही नहीं तो उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। किंतु दोस्तों, एक और विवाद सर्वोच्च न्यायालय में आया है जिसमें भी परिभाषा स्पष्ट की गई है प्रस्तावना की, और वो विवाद था 1973 में आया था। विवाद का नाम था केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद 1973 में आया था। क्या था ये विवाद? ये विवाद था कि हमारे केरल में एक मठ हुआ करता था और उस मठ के मठाधीश हुआ करते थे केशवानंद भारती। इनके मठ के पास में बहुत सारी संपत्ति थी, जमीन थी, जायदाद थी। सरकार इनकी संपत्ति को जब्त करना चाह रही थी तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। भाई, संपत्ति रखना उस समय मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति रखना मौलिक अधिकार हुआ करता था। जब संपत्ति रखना मौलिक अधिकार होता है तो सरकार उसे कैसे जब्त कर सकती है? इस विवाद की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में डिसीजन दिया कि भाई, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संसद इसमें संशोधन भी कर सकती है। और संसद इसमें संशोधन कर सकती है तो संसद ने इसमें संशोधन किया भी, और संशोधन किया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज दिनांक तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और यह संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये संशोधन? 1976 में जो संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों, कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं उनका सही क्रम क्या है। तो जो क्रम मैं बता रहा हूँ यही क्रम है। सबसे पहले जोड़ा समाजवादी, उसके बाद दूसरा शब्द आया पंथनिरपेक्षता, और फिर तीसरा शब्द आया है अखंडता। समाजवादी का मतलब आप जानते ही हैं। समाजवादी मतलब कि जो संपत्तियां हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, पार्क हैं, सड़कें हैं, या जो भी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो किसी की पर्सनल ना होकर के पूरे समाज की है। अगर समाज को इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो जो है लोग इनको देने के लिए मना नहीं कर सकते। पंथनिरपेक्षता एक नेगेटिव सा वर्ड लगता है। पंथनिरपेक्षता का मतलब लेकिन पॉजिटिव है कि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व या मान्यता प्रदान की जाएगी। भारत पंथनिरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश है जहां किसी धर्म विशेष को जो है मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान माना गया है। अखंडता का तात्पर्य आप जानते ही हैं कि भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। दोस्तों, प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है। प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से मतलब है प्रस्तावना हमें अधिकार दे रही है। सामाजिक न्याय से मतलब है कि भारतीय समाज में, भारत देश में कोई भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जात पात का भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय से मतलब है कि धन का समान वितरण किया जाएगा। जो देश के विकास में जितना अधिक योगदान देगा उसको उसी मुकाबले में, उसी अनुपात में भुगतान किया जाएगा। और
राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि देश में सबके वोट की कीमत समान होगी, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, शहरी है, ग्रामीण है, महिला है, पुरुष है, नौजवान है 18 साल से ऊपर का, या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, सबके वोट की कीमत एक रहेगी। अगर मैं कोई वोट डालने जाऊंगा तो मेरा वोट एक गिना जाएगा, कोई और दूसरा अगर व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके वोट को भी एक ही गिना जाएगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, अगर वह उस पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है तो कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। ये मतलब है राजनीतिक न्याय से। प्रस्तावना हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। क्या प्रदान करती है? स्वतंत्रता। 5 प्रकार स्वतंत्रताओं में पहली है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म और 5वीं है उपासना। तो दोस्तों, प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसी प्रकार प्रस्तावना हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। पहली स्वतंत्रता विचार की। आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना अलग विचार मन में रख सकते हैं। आप चाहे सारी दुनिया से अलग हैं आपका विचार, लेकिन आपको अपने विचार अपने मन में रखने की आज़ादी है। मन में रखने की आज़ादी नहीं, उसे अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी है। आप उसे प्रकट भी कर सकते हैं, दूसरों के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास, आप किसी भी मान्यता, किसी भी रिवाज, किसी भी परंपरा, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आपका जन्म चाहे किसी भी धर्म में हुआ हो, आप चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी प्रारंभ से हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं, और आप बिना धर्म का परिवर्तन किए भी किसी दूसरे धर्म के अनुसार उपासना कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की जाती है प्रस्तावना के द्वारा। इसके अलावा प्रस्तावना हमें 2 प्रकार की प्रस्तावना हमें 2 प्रकार की समानता भी प्रदान करती है। पहली अवसर की समानता, प्रस्तावना हमें 2 प्रकार की समानता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? समानता। पहली है अवसर की समानता और दूसरी है प्रतिष्ठा की समानता। क्या तात्पर्य है इन लाइनों का? अवसर की समानता बोले तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का, अपना विकास करने का समान अवसर उपलब्ध होगा। और दूसरी बात प्रतिष्ठा, भारत में सभी की प्रतिष्ठा समान होगी, चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई छोटा कर्मचारी है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना भारत में गैर कानूनी है। संविधान के अनुसार सबकी जो है प्रतिष्ठा है जो अब समान होगी। ये बात हमें प्रदान करता है कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना हमें 3 प्रकार के न्याय प्रदान करती है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और प्रस्तावना हमें 2 प्रकार की समानता प्रदान करती है, अवसर और प्रतिष्ठा की। दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर महोदय जो हैं वो संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। भीमराव अंबेडकर संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा
कहा था सबसे पहले किसने? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव महोदय हैं जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना को हम और भी कई उपनामों से जानते हैं, जिनमें से दूसरा है परिचय पत्र। परिचय पत्र कहा था पालकी वाला ने। पालकी वाला पेशे से एक वकील हुआ करते थे, और ये वही वकील हैं जिन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में केशवानंद भारती की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की पैरवी की थी। वो वकील भाई साहब संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को या प्रीएम्बल को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। एक और भाई साहब है जिन्होंने प्रस्तावना को कहा है कुंजी नोट। क्या कहा? कुंजी नोट। कुंजी नोट। और कुंजी नोट किसने कहा था? अंग्रेज हैं एक अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर भाई साहब प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। एक और भाई साहब हैं जिन्होंने भी प्रस्तावना को कहा है राजनीतिक कुंडली। क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। और राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये प्रस्तावना को कहते हैं राजनीतिक कुंडली। एक और भाई साहब हैं जिन्होंने भी प्रस्तावना को एक अलग नाम दिया है, और उन्होंने क्या कहा था? दीर्घकालिक सपनों का विचार। और ये किसने कहा था? A.K. अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर प्रस्तावना को कहते हैं दीर्घकालिक सपनों का विचार। आइए जानते हैं क्या क्या मतलब है। क्यों प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा A.K. अय्यर ने? क्योंकि हम प्रस्तावना में बात करते हैं समान भ्रातृत्व की भावना का, भाईचारे का, समानता का, अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिए जाएंगे, भारत में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई छुआछूत नहीं होगी। लेकिन क्या आज 70 साल से अधिक हमारे संविधान को लागू हुए हो गए हैं, क्या हम प्रस्तावना के इन उद्देश्यों को पूर्ण कर पाए हैं? क्या आज हमारे देश में सामाजिक आधार पर ऊंच नीच जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए A.K. अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना के रूप में हम एक ऐसा सपना देख रहे हैं जो एक लंबे समय बाद पूरा होने वाला है, दीर्घकाल में पूरा होने वाला है। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं संविधान की आत्मा। किसे? प्रस्तावना को। क्यों कहते हैं? कि संविधान रूपी इस मोटी किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अगर हमें मोटा मोटा आइडिया लेना हो, उसके बारे में अगर हमें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करनी हो, तो केवल इस पैराग्राफ को पढ़ करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या मैटर होगा। जैसे कहते हैं ना कि लिफाफे को देखकर मजमून पहचान लेते हैं, ऐसे ही प्रस्तावना को पढ़ करके संविधान के जो है मूल बातों को हम जान सकते हैं। परिचय पत्र कहा था पालकी वाला ने। क्यों कहा संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को पालकी वाला ने? तो वो इसलिए कहा कि जैसे आज हमारे प्राइवेट स्कूल के बालकों के पास जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, गले में टंगा होता है, उस आइडेंटिटी कार्ड में उस बालक के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। बालक का नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का एड्रेस क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, कौन सी क्लास के कौन से सेक्शन में पढ़ता है। तो एक छोटे से आइडेंटिटी कार्ड में बालक के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। उसी प्रकार परिचय पत्र रूपी इस प्रस्तावना में, इस उद्देशिका में, इस प्रीएम्बल में संविधान के बारे में लगभग सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ऐसे ही अर्नेस्ट बारकर भाई साहब ने कहा था कुंजी नोट। और कुंजी नोट क्यों कहा था? क्योंकि जिस प्रकार पहले आप जब पढ़े होंगे, हम भी पढ़ते थे 9वीं 10वीं क्लास में, बड़ी बड़ी किताबें हुआ करती थी, मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी। किताबों के पाठ के आखिरी में जो सवाल हुआ करते थे, उन सवालों के जवाब को लेने के लिए
एक छोटा सा कुंजी नोट आया करता था, जिसमें उस किताब में जितने भी सवाल दिए हुए हैं उन सब के आंसर्स उसमें मिल जाया करते थे। अर्थात उस मोटी किताब में जो कुछ लिखा हुआ है उसका निचोड़ उस छोटे से कुंजी नोट में मिल जाया करता था। इसी प्रकार इस संविधान रूपी मोटी किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका सबका निचोड़ हमें प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीएम्बल में मिल जाता है। इसलिए ये क्या कहलाया, संविधान का कुंजी नोट। और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कहते हैं इसे राजनीतिक कुंडली। और राजनीतिक कुंडली मतलब भारत की राजनीतिक दशा और दिशा कैसी होगी, ये सब बातें कहाँ तय हो जाती हैं, ये सब बातें तय हो जाती हैं संविधान से। और संविधान का परिचय कहाँ मिलेगा, संविधान की जानकारी कहाँ मिलेगी, प्रस्तावना में मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसका सुझाव हमें दें, आपके सुझाव हमें सादर आमंत्रित करता हूं मैं। और अगला वीडियो कुछ ही दिनों में फिर जारी किया जाएगा। धन्यवाद।